अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत इमरान खान साहब के खिलाफ जो केस चल रहा था उसकी हियरिंग थी और उसमें जो कोर्ट की तरफ से फैसला आया उसमें उन्होंने कहा कि वी आर प्राइमा फेसाई सेटिस्फाइड विद द अपॉलजी रेंडर्ड बाय द रिस्पोंडेंट, लेट हिम फाइल एन एफिडेविट फॉर कंसिडरेशन ऑफ दिस कोर्ट बिफोर द नेक्स्ट डेट फिक्स्ड। आज उन्होंने कहा कि जी हम फर्द जुर्म आप पर आयद नहीं कर रहे, लेकिन इसके बाद जो पैरा है उसमें लिखा हुआ है लेट द मैटर बी एडजर्न टू 3/10/2022 3 अक्टूबर 2022 फॉर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट। अब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का मतलब तो यही लगता है कि शायद कुछ ना कुछ जो भी हल्की फुल्की या थोड़ी बहुत सज़ा जो एक शायद दे दें। अब ये लेकिन पीटीआई के कैंप्स में बड़ी खुशी थी और उनके मुखालिफों के कैंप्स में थोड़ी सी अफसरदगी देखनी को मिली और फिर स्टेटमेंट्स भी सोशल मीडिया पे चले कि जनाब ये दोहरा कानून है, किस एक के लिए कानून कुछ और दूसरे के लिए कुछ और कानून है। इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर कह दिया कि जी मैं जो है मेरी जंग अदालत से नहीं माफिया से है और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी तकरीर में लीगल एक्शन का कहा था इस्लामाबाद जो खातून जज के हवाले से, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं खातून जज के पास जाकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ और बयान हल्फी भी जमा करा देंगे। और फिर उन्होंने कहा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इमरान खान को गलती का एहसास है तो अदालत को इस बात को अदालत सराहती है, आपके बयान हल्फी पर गौर करेंगे, आज चार्ज फ्रेम नहीं कर रहे। अब इस पर भी बात करेंगे कि क्या जब लिखा हुआ है कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट के मैटर बी एडजर्न टिल 3 अक्टूबर और उसके बाद हम चार्ज फ्रेम करेंगे। और दूसरी आज एक और इंटरेस्टिंग जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट में था। स्पीकर की रूलिंग के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी उस पर फैसला आ चुका हुआ है, जिसमें आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने रिमार्क्स दिए कि अवाम ने आपको पीटीआई को 5 साल के लिए मुंतखब किया है, पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करें, पार्लियामेंट में किरदार अदा करना ही असल फरीज़ा है। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि करोड़ों लोग इस वक्त सैलाब से बेघर हो चुके हैं, सैलाब मुतासरीन के पास पीने को पानी है ना खाने को रोटी, बैरून मुल्क से लोग मुतासरीन की मदद के लिए आ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुल्क की मुआशी हालत भी देखें, पीटीआई को अंदाज़ा है कि 123 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के क्या अखराजात होंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो उन्होंने जो फैसला दिया ने गहराई से कानून का जायज़ा लेकर फैसला दिया। स्पीकर के काम में इस किस्म की मुदाखलत अदालत के लिए काफ़ी मुश्किल काम है और वही जो आर्टिकल 69। लेकिन इस पर दिलचस्प बात यह है कि फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट की और उसमें उन्होंने कहा कि इस जो के बसद एहतराम चीफ जस्टिस साहब की राय आइन से मुतसादिम है, 5 साल असम्बली की मुद्दत है, यहां तक कि इस मुद्दत से पहले तोड़ दी जाए। फिर फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि अवाम इस असम्बली को नुमाइंदा नहीं समझते, इलेक्शन अखराजात से ज़्यादा कीमत हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दे रहे हैं जिससे इंतखाबात रोके गए। इन तमाम मामलात पर भी बात करेंगे कि ये क्या कंसिडर करेगी पीटीआई के नहीं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस का मशवरा है, राय है। और दूसरी जानिब हुकूमत जो कि मुआशी हालात जिसका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने भी जिक्र किया बहुत ख़राब हैं, सैलाब की सूरत हाल भी सबके सामने है, लेकिन उसी तरह हमारी काबीना भी बढ़ रही है, 72 की तादाद हो चुकी भी है एज वी स्पीक। और कहा जाता है कि जी बहुत सारे लोग इसमें कोई पर्क्स प्रिविलेजेस तनख्वाहें नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसको कौन मानेगा। फिर और आज इसके हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है और कहा गया है कि ये जी इतनी बड़ी काबीना जो है ये आइन के आर्टिकल 92 की खिलाफ वर्जी है। और दूसरी जानिब हमारे प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर एक बहुत बड़ा एंटोराज लेकर इस वक्त न्यूयॉर्क में बरास्ता लंदन प्राइम मिनिस्टर गए, उन पर भी कहा जा रहा है कि बहुत ही हैफ्टी अखराजात हो रहे हैं। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं लियाकत शहवानी साहब, साबिक तर्जुमान हैं बलूचिस्तान हुकूमत के। बहुत बहुत शुक्रिया शहवानी साहब।
नसीम सिद्दीकी साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं स्टूडियो में। शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब आपका। और इफ्तिखार अहमद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं इफ्तिखार भाई से ही शुरू करना चाहूँगा। इफ्तिखार भाई, अच्छा फ़ैसला किया इमरान खान साहब ने, पहली 2 हियरिंग्स में नहीं माने, लेकिन आज उन्होंने कह दिया कि मैं खातून जज के घर जाकर भी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। और इस फैसले में जब ये कहा जा रहा है कि प्राइमा फसाए यानी कि बादियो नज़र हम इससे तसल्ली हो गई है, जो अपॉलॉजी रेंडर की है इमरान खान साहब ने, और वो एफिडेविट सामने आएगा, उस पर मज़ीद बात होगी फॉर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, तो सुकून तसल्ली कर लेनी चाहिए पीटीआई को। मेरा ख्याल है हमें इंतज़ार करना चाहिए 3 अक्टूबर तक। सही, ठीक है। तो ये जो शादियाने बजा रहे हैं, मैं किसी को रोक नहीं सकता शादियाने बजाने से। सही, तो बिल्कुल सही है इफ्तिखार भाई। लेकिन एक बात जो इमरान खान साहब ने कही कि मेरी जंग अदालत से नहीं बल्कि माफिया से है। उन्होंने रोस्ट्रम पे आने की इजाज़त मांगी, उनको इजाज़त मिली, और उन्होंने फिर आके और बाहर आके भी उन्होंने यही बात की कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता अदालत के खिलाफ जंग करने का। मैंने तो 22 साल जद्दोजहद की है आज़ाद अदलिया के लिए, और मेरी जंग तो सिर्फ माफियाज के खिलाफ है। मेरा ख्याल है एक दफ़ा पहले भी किसी अदालत से ये माफ़ी मांग चुके हैं। इनके कॉल और फेल का तजाद बड़ा वाज़ेह और बड़ा क्लियर है, और माफिया को डिफाइन ये 4 साल में नहीं कर सके यहाँ पे वफाक में, और 9 साल में ये माफिया इनको नहीं मिल पाया खैबर पख्तूनख्वा में। एक जो जंग थी उसमें वो कहते हैं कि अदालतों पर भी वो कहते रहे कि हमारा तो कोशिश यही थी कि सिर्फ मामला अदालत तक ही लेके जाने, लेकिन 1 रुपया भी शायद रिकवर नहीं हो सका, अरबों रुपए के केसेस। तो किसकी गलती है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? किसकी मतलब वो तो कहते हैं कि जी वो माफियाज आर वेरी स्ट्रांग, वो तो बहुत ज्यादा, जिस तरह वो ऑडियोज भी आती रही। Then why was he the prime minister? What for he went to election? Why he contested the election? If he cannot control the mafia in Pakistan for 4 साल में, and what about the mafias working in the Khyber Pakhtunkhwa for the last 9 years? Please do not ask me this question again and again. A person who cannot control the mafia has no right to keep on talking about mafias. Very right. नसीम सिद्दीकी भाई, ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आपके सामने है। बादियो नज़र में उन्होंने अपॉलॉजी मान भी ली, लेकिन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का क्या मतलब लेना चाहिए? ज़मीर भाई बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह कि जब फुल कोर्ट बैठा हुआ था और उन्होंने ये खुद सोमोटो एक्शन लिया था, तो जब शुरू में उन्होंने अपनी एक अपॉलॉजी जमा करवाई है, उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको उन्होंने एक मौका दिया। उसके बाद फिर दूसरी अपॉलॉजी, कुछ वर्डिंग उसकी चेंज की गई। हालांकि आप इंग्लिश डिक्शनरी खोलें तो सॉरी ही सिर्फ एक वर्ड नहीं होता, रिग्रेट होता है, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, 10 तरह के लफ्ज़ से अगर आप कह देते हैं कि भाई मुझे शर्मिंदगी है, लेकिन कई दफ़ा होता है कि हमारे लोग कहते हैं कि शायद सॉरी का लफ्ज़ ही बोलना ज़रूरी है। बहरहाल उन्होंने जो दूसरी अपनी एप्लीकेशन लिख के अब दरख्वास्त दी थी उसको भी कबूल नहीं किया, और बड़ा सख्त लहजा था सेकंड वाली हियरिंग में, और उन्होंने इमरान खान साहब को रोस्ट्रम पे आने की इजाज़त भी नहीं दी थी, और उन्होंने कहा था कि हम आज के दिन जो है 22 सितंबर को इनके ऊपर चार्ज फ्रेम करेंगे। ठीक है ना, ये बात उन्होंने कही। लेकिन आज आते साथ ही जो ही हामिद खान साहब ने रिक्वेस्ट की कि इमरान खान साहब रोस्ट्रम पे आना चाहते हैं, तो उनको फ़ौरन इजाज़त दे दी गई। और जब रोस्ट्रम पे आके उन्होंने बताया कि भाई मैं माजरत चाहता हूँ, उन्होंने सॉरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और अगर कहेंगे तो मैं जज जो है ज़ेबा चौधरी, उनके घर जाके भी उनसे माजरत कर सकता हूँ। तो बहुत बड़ापन दिखाया उन्होंने, बहुत बड़ापन दिखाया। पहले आप देख चुके हैं कि सिटिंग वज़ीर-ए-आज़म को कहा जाता रहा कि आप ख़त लिखें, लेकिन वो मुसलसल उसको नेगलेक्ट करते रहे। तो आज मेरे ख्याल से इमरान खान से ने बड़ी आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा किया, और रोस्ट्रम पे आके उन्होंने माफ़ी भी मांगी और जज के घर जाने पे भी तैयार हुए। तो मेरे ख्याल से मामला 90% जो है ना कूल डाउन हो गया, क्योंकि जिस तरह इफ्तिखार भाई ने कहा कि ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के माफ़ीनामा दे चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये कोर्ट टू कोर्ट डिफरेंस है। और दूसरी बात ये है कि अब उन्होंने कहा है चीफ जस्टिस अतर मिलना ने कि आप हल्फिया बयान दें। आपको पता है कि जब हल्फिया बयान दे दिया जाता है तो उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरे ख्याल से ये 7 दिन दिए गए 3 अक्टूबर तक, इसमें उन्होंने हल्फिया बयान जमा करा दिया,
और अगर उन्होंने कोई ऐसी मूव की, किसी तरह अरेंज किया कि वो जज साहिबा के घर भी उनकी इजाज़त से पहुंच जाते हैं और एक बड़े अच्छे माहौल में गुफ्तो शनीद हो जाती है, तो मेरे ख्याल से 3 तारीख को कोई चार्ज फ्रेम नहीं होगा। वो कहेंगे कि मेरे ख्याल में घर तो नहीं, उनकी अदालत में ही जाके वो माफी मांग सकते हैं, क्योंकि दैट्स अ पब्लिक स्टेटमेंट और वो पब्लिक उनकी अदालत में लोग बैठे होंगे वहां जाके अगर वो कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से 3 तारीख को अब ये मामला क्लोज हो जाएगा। लोगों की ख्वाहिशात हो सकती हैं कि इमरान खान साहब को सज़ा मिल जाए या मजीद नाअहल हो जाए या कोई छोटी मोटी चार्ज फ्रेम हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की कोई बात होगी और 3 तारीख को ये मामला बाएहसन तरीके से रिजॉल्व हो जाएगा। याकूब शेरवानी साहब, इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बात कही जाती है कि वो जज्बाती भी बहुत हैं, गुस्से वाले भी बहुत हैं, बात कम सुनते हैं। हालांकि पहले जो हमने देखे लोग अपने लीडर्स को मशवरा देते रहे और वो मानते भी रहे। हामिद खान साहब ने पहले भी मशवरा दिया था, अब भी दिया था, जो मावनत के लिए थे लॉयर्स, सीनियर लॉयर्स, उन्होंने भी कहा था उस दफ़ा भी, और अदालत को कहा था कि जी इतना सवेर आप ना जाएं। तो आज जो अभी तक जो हमारे पास फैसला है, इफ्तिखार भाई ने बिल्कुल सही बात की है कि वी शुड वेट टिल 3 अक्टूबर, लेकिन जो आप पीटीआई की मुखालिफ जमातें वो बड़ी बेचैन है कि जी ये दोहरा में आ रहा है। कहाँ से दोहरा में आ रहा है? अभी तो फैसला आना है। देखिए ज़मीर भाई, सियासत में लीडर को अना जो है वो फना कर देती है, उसे दोस्तों में तनहा कर देती है। और आज जो है इमरान खान साहब ने अपने आप को आइसोलेशन से बचाने के लिए उन्होंने एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिकल तौर पे भी एक अच्छा मूव किया है, बड़ेपन का भी मुजाहरा किया है, एक अच्छी मिसाल उसने कायम की है। अपने आप को, अपनी जमात को बहुत ज़्यादा मुश्किलात से उन्होंने आज बचा लिया है और उनके पास अब काफ़ी टाइम आ गया है कि वो अपने दीगर कामों पे तवज्जो दें। और ऑनरेबल कोर्ट ने उन्हें अच्छे अंदाज से सुना और बड़ेपन का मुजाहरा इस हद तक कि कोर्ट से भी उन्होंने अपोलॉजी कर ली, ये तक कह दिया कि अगर कोई रेड लाइन मैंने क्रॉस किया उसके लिए भी मैं माजरत पाऊँ और मोहतरमा जज साहिबा के पास जाके उनसे भी माजरत के लिए तैयार हूँ। तो मेरे ख्याल में वो एक पॉपुलर पार्टी के लीडर हैं, आपके साबिक वजीर आज़म हैं, उसने अच्छी मिसाल कायम की है और इसे जो है तमाम सियासी जमातों को, हमारे इंटेलेक्चुअल्स को, दानिश्वर को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सियासी मुखालिफत, हिमायत वो चलता रहेगा। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि वो कम सुनते हैं, तो हमारी मुल्क में कौन सा लीडर अपने दोस्तों का सुनता है? ये तो आम कल्चर रहा है। आप किसी एक का नाम बता दें, मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उस ज़माने में भी उसके MNAs का ये कंप्लेन तो रहता था कि मियाँ साहब से मिलते नहीं हैं, बहुत कम मिलते हैं। जब आपको मिलते ही नहीं तो फिर आपको सुनते ही कम है। और फिर पॉलिटिकल कल्चर हमारा इस तरह है नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक सेंट्रल कमेटी है, बराए नाम होती है, उसका प्रॉपर एक आइन तो होता है कि 2-3 महीने में लाजमी CC को मिलना होता है या CEC को मिलना होता है, जिसमें आर्गूमेंट, डिबेट, डिस्कशन, उस डिस्कोर्स को डिस्कस किया जाता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। आपको खुद पता है कि वो मीटिंग्स होते कहाँ हैं, वो नहीं होते। ये मैं एक जनरल लाइज बात कर रहा हूँ। तो वो उसके हवाले से आप किसी एक शख्स को, किसी एक लीडर को सिंगल आउट नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेट एक हमारा कल्चर है। ये कल्चर ना होता, पॉलिटिकल पार्टीज अपने खूबसूरत दसातीर आइन में जो लिखा हुआ है उसके ऊपर 50% भी अमल दरामद करते, तो ना मियाँ नवाज शरीफ साहब आज जो है बाहर बैठे होते, न इमरान खान साहब गवर्नमेंट से बाहर होते, या मंशूर से डाइवर्ट करने, वो तो उनके ऊपर तो चोरी के इल्जाम आते हैं। मंशूर से डाइवर्जन पे तो नहीं उनको बाहर भेजा गया या वो बाहर जाके बैठे ये इस दफा का आप छोड़ देना। अच्छा। उससे पहले भी आप देख लें, उससे पहले भी देख लें, उससे पहले भी करप्शन के इल्जाम लगते रहे, यहाँ तसादुम होता रहा, डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट। उसकी मैं वजह बताता हूँ ना। जब पॉलिटिकल लीडर पॉलिटिकल कल्चर से जब निकल जाता है तो फिर दूसरे लोगों के हाथों चढ़ता है, उनको और फिर इस तरह के जो है अपॉर्चुनिटीज के वो जो है जद में आ जाते हैं। बिल्कुल सही है। मैं इफ्तिखार भाई की तरफ जाऊंगा। इफ्तिखार भाई, एक चीज जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने आज एक सजेशन दी है, उस पर फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट भी कर दी और उन्होंने कहा कि आइन के मुतसादिम है। उन्होंने जो बात मैंने जो पहले पढ़ के बताई, उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा कि पीटीआई को अंदाजा है कि 123 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के क्या अखराजात होंगे। मुल्क की माशी हालत भी उन्होंने बताई और सैलाब की सूरत हाल भी बताई। क्या आपको लगता है कि कोई पीटीआई में इतने सीनियर लोग हैं, सीनियर आइटम मतलब बंदे हैं जो इस मशवरे पर अमल करेंगे? क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने तो कह दिया कि यह आइन से सादिम है जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की बात है, सजेशन। मुझे नहीं पता कि फवाद चौधरी साहब ने कानून कहाँ से पढ़ा है और जो
जज साहब ने कहा है वो आइन से मुतसादम क्यों है। जज साहब ने कहा कि आप लोग इलेक्ट हुए हैं असेंबली में 5 साल लोगों के को लिए। रिप्रेजेंट करने के लिए, सही। आप जाइए जाके असेंबली में लोगों को रिप्रेजेंट करें। सही। इफ्तिखार अहमद साहब की, इफ्तिखार भाई आपकी आवाज नहीं, मेरी आवाज क्या है, मैं बिल्कुल छोटी बात करता हूँ भाई, मुझे लंबी कहानी में जाने की जरूरत अच्छा नहीं। नहीं वो जज तो ने बिल्कुल सही कहा है सर। ये लोग इलेक्ट हुए थे मेंबर पार्लियामेंट के लिए, इनको जाके पार्लियामेंट में बैठना चाहिए, खत्म। इस्तीफे जिस अंदाज में ये दिए हैं, कोई ड्रामा तो नहीं है ना यार, ड्रामा तो नहीं है, ये तो फिल्म इफ्तिखार तो भाई नहीं है, सही। ये फिल्म तो नहीं है ना। कोई सही। कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कोई रूल्स होते हैं, कोई प्रोसीजर होता है, सही। तो हर चीज तो ये अपनी मनमानी तो नहीं कर सकते। तो मैं ये बातें नहीं कहना चाह रहा था जो आपने अब मुझसे करवाई हैं। I मैं know। सिर्फ ये कहना इफ्तिखार भाई चाहता हूं एक कि चीज जो और जज बता साहब ने दें। मशवरा दिया है वो ठीक है। सही। इफ्तिखार भाई एक बात और, आपका अपना जाती एनालिसिस कि इस सारी सूरत हाल में जो इमरान खान साहब प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द कॉल दूंगा, वो उस पर भी हम बात करेंगे, तो क्या वो इलेक्शंस करवा सकेंगे, मतलब वक्त से मुकर्रर वक्त से पहले? बिल्कुल उनका प्रेशर कुछ भी नहीं करेगा। इलेक्शन उस वक्त होंगे जब मौजूदा हुक्मरान चाहेंगे, जब मौजूदा प्राइम मिनिस्टर चाहेगा, वो फैसला करेगा कि उसने इलेक्शन कब कॉल करने हैं। सही। तो मतलब वो जो पैनिक है उसकी कोई जरूरत नहीं है, बिला वजह का इंतशार फैलाने की जरूरत नहीं है। वेयर इज द पैनिक? दिस इज पैनिक, लाइक यू नो वी आई एम इन पैनिक नाउ कि पता नहीं अगले आने वाले दिनों में मुल्क बंद कर देंगे इमरान खान साहब। पर्सन टू पर्सन ये पैनिक फर्क करता है। नहीं इफ्तिखार भाई, मतलब मुझे खौफ इस बात का है कि मुल्क बंद कर देंगे। आपको खौफ होना चाहिए, लेकिन आपके खौफ के खात्मे के लिए रियासत कुछ ना कुछ तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए जो वादा कर चुकी है वो करेगी। मतलब वो जो राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि, मुझे नहीं पता राणा सनाउल्लाह ने क्या कहा, मैंने ये कहा कि रियासत ने हम शहरियों की प्रोटेक्शन का जो वादा किया हुआ है हमसे, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि अगर हमारे पर कोई ऐसा दबाव आता है तो हमें उस दबाव से बचाने की पूरी कोशिश करें। पूरी कोशिश करें। बिल्कुल सही। नसीम भाई। ज़मीर भाई आप ये देखें कि मतलब मैं अदालत की किसी बात को ना चैलेंज करूंगा ना कोर्ट करूंगा, मैं एक जनरल बात करता हूं कि आप एक जगह तो आइन और कानून की बात करते हैं, आइन की और कानून की बालादस्ती, तो भाई मैं तो नहीं कह सकता कि भाई आपने इस्तीफ़े क्यों दिए, आप असेंबली में बैठे आइनी तौर पे इस्तीफ़े दिए गए, क्या कोई गैर आइनी काम है इस्तीफ़े देना? और फिर दूसरी बात आप कहते हैं, एक बात होती है कि 123 इलेक्शन हल्कों में करवाएंगे तो बड़ा ख़र्चा होगा। ये जो आपने तजुर्बा किया, साजिश हुई, रिजीम चेंज हुई, इस तजुर्बे में जो पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है, इसका कौन जिम्मेदार है? वो तो कहते हैं बचाने ही हम डिफॉल्ट को। हाँ तो देख लेना कि बचाने जा रहा था। अच्छा मुझे बताइए, इमरान खान एहसास प्रोग्राम में अरबों रुपए बांट रहा था, नौजवानों को अरबों रुपए के कर्जे दिए जा रहे थे, उसके बाद आपके टैक्स कलेक्शन बेहतरीन हो रही थी, किसान कार्ड आ गया था। से वो इमरान खान कहाँ से पैसे ला रहा था? वो कोई बाहर से चोरी करके ला रहा था? इसी मुल्क का पैसा था, टैक्स कलेक्शन थी, रेमिटेंसेस आ रही थी, लोगों का कॉन्फिडेंस था। और कोविड के बदतरीन दौर के बावजूद आप देखें कि वर्ल्ड बैंक और दुनिया ने तारीफ़ की, तो वहाँ पे आपको नहीं नज़र आ रहा कि एक तजुर्बा किया गया और उस तजुर्बे से जो है वो पाकिस्तान को अरबों खरबों का डॉलर का नुकसान हो रहा है। फिर आके कहते हैं जी कि IMF से मुआहदा हमारा हो जाएगा, फलां चीज़ हो जाएगी, हालात बेहतर हो जाएंगे। आज भी आप देखें डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा, पाकिस्तानी जो रुपया है वो नीचे डाउन दी ड्रेन जाता जा रहा है। तो ये कौन देखेगा? सारी दुनिया ये कहती है ना, इमरान खान साहब ने अनसर्टेनिटी फैलाई हुई है, और जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा और तब तक माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। इस पर बिल्कुल मैं अभी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आऊंगा तो मैं लियाकत साहब से भी इस पर भी कमेंट लूंगा और फिर आगे भी जाके बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने पहले तो कह दिया था कि सितंबर में ही फाइनल कॉल होगी, आएंगे, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि जब मैं समझूंगा कि कारकुन तैयार हैं तब एहतजाज की कॉल दूंगा। ये फिर कोई यू टर्न है या मजीद कुछ वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं? ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन गुफ्तगू हो रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर भी बात हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के मशवरे पे भी बात हुई। और लियाकत भाई, क्या मतलब कोई फ़र्क पड़ता है? अगर नज़र भी आ रहा है कि जिस तरह इफ्तिखार भाई ने भी कहा कि इलेक्शन तो तभी होंगे जब मौजूदा हुकूमत चाहेगी। आप इमरान खान साहब जितना मर्जी प्रेशर डाल लें, शायद ये पॉसिबल नहीं होगा। और 123 नशस्तों पर इंतखाबात हो भी नहीं सकते, इतना पैसा कहाँ से आएगा? सैलाब आपके सामने, आपका सूबा भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ, फिर सिंध आपके जो बिल्कुल हमसाया है वो तो तकरीबन ख़त्म, मतलब उसमें तो 2-3 शहर ही बचे हैं, कराची और बड़े शहर, वरना तो सब पानी पानी है। क्या बुराई क्या है कि आके पार्लियामेंट में बैठ जाएं, आके बताएं लोगों को मसाइल क्या हैं? उनको पार्लियामेंट से भी एक आवाज़ आती है, पूरी दुनिया सुनती है। देखें, टेक्निकल लेवल पे मैं कहूँगा कि इस्तीफ़ा देना उनको इससे नुकसान हुआ है पीटीआई को इस वक्त। मतलब देखिए, पंजाब गवर्नमेंट लेने के बाद उनके जान में ज़्यादा जान आ गई है, दे आर मोर एनर्जेटिक। असम्बली से अगर रिज़ाइन नहीं करते उनकी पोजीशन काफ़ी स्टेबल होती, फोरम भी वही है, लेकिन आईनी तौर पे उनके इख्तियार है कि वो रिज़ाइन कर सकते हैं। आइन में दर्ज है, आप रिज़ाइन कर सकते हैं, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, आप कॉन्फिडेंस का वोट लेने के लिए प्रेसिडेंट या गवर्नर सीएम्स को कह सकता है। ये डिस्क्रेशन, ये इख्तियार पॉलिटिकल पार्टी का है, ये उनका है। हाँ, अलबत्ता अगर खान साहब ने 123 जो रेजिग्नेशन है उनके पूछे बगैर, उनको एतमाद में लिए बगैर, पार्टी को एतमाद में लिए बगैर अगर उन्होंने रेजिग्नेशन उनके टेंडर किए हैं तो इस पे तो सवाल किया जा सकता है। बाकी ये उनका इख्तियार है। बाकी रही बात इलेक्शन की, इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए, वेल एंड गुड, बट मिड टर्म इलेक्शन होते रहे इंडिया में। किसी स्टेट में अलग इलेक्शन हो रहा है, उनका जो फेडरल है असम्बली, उसके अलग अलग इलेक्शन होते हैं, यूरोप में होती है। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। तो आपका ख्याल है कि 123 पे बाई इलेक्शन होना शुरू हो जाए, 9 सीटों पे अब हो रहे हैं, उसके बाद 10 को और हो जाए, तो 2023 तो आ ही जाएगा ना फिर अगस्त। आइडियल तो ये है कि जब उन्होंने रेजिग्नेशन टेंडर कर लिए हैं, विद इन 90 डेज इलेक्शंस ड्यू हैं। कैसे? नहीं, पार्लियामेंट तो है, पार्लियामेंट अगर नहीं, बाई इलेक्शंस का मैं कह रहा हूँ। अच्छा, बाई इलेक्शंस, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी तो वैकेंट हो जाती है उस पे तो इलेक्शन हो सकती है। सही है, ये गैर आईनी। और मैं आपको बताऊं कि दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वार में, वार के दौरान, दूसरी जंग अजीम के दौरान, जिस मुल्क के इलेक्शन ड्यूज थे उन्होंने इलेक्शन कराए। उन्होंने ये बहाना नहीं किया कि दौरान जंग जो है इलेक्शन नहीं हो सकते। आपको किसी भी मसाइल से जो है आपके इलेक्शन ही निकाल सकता है। और इलेक्शन का स्टेबिलिटी कहां से आती है? इलेक्शन एंड अगेन इलेक्शन, दिस इज द ओनली वे ऑफ स्टेबिलिटी। या फिर इसको मैं छाननी कहता हूं कि ये वो छाननी है जिसमें गंदे लोग जो है निकलते जाते हैं और साफ रह जाते हैं। इलेक्शन। इफ्तिखार भाई, इमरान खान साहब का जो पूरा जोर है इस वक्त कि जी मैं लेके आऊंगा लोगों को और उसके बाद पता लग जाएगा, और आज उन्होंने कहा भी कि राना सनाउल्लाह साहब को तो मैं वो मज़ा चखाऊंगा कि उसको इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी, और 25 मई को तो खैर हमारी तैयारी नहीं थी लेकिन अब वो तैयारी से हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि मैं तब, अब आज उन्होंने ये कहा कि मैं तब कॉल दूंगा जब मैं समझूंगा कि कारकुन तैयार हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो ये इस बात पर बज़िद हैं कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो मौशी इस्तेहकाम आएगा। अब यकीनन इस बात में वजन तो है, लेकिन सियासी इस्तेहकाम क्या इलेक्शंस के बगैर भी आ सकता है अगर ये आराम से आके पार्लियामेंट में बैठ जाएं और फिर आके डिबेट्स हों, बातें हों? मेरा ख्याल है सियासी इस्तेहकाम आएगा। कराची से लेके खैबर तक सड़कें बंद, ट्रेनें बंद, जहाज बंद, दुकानें बंद, शटडाउन, इससे आ जाएगा। वैसे आप बहुत मुख्तसर और खूबसूरत बात कर जाते हैं, लेकिन मैं तो पहले ही कहा था कि पहले सेगमेंट में कि इन्हीं चीज़ों से तो मुझे खौफ आ रहा है कि हमारी मईशत पहले ही बिल्कुल तबाह हो रही है। अगर स्टैंड स्टिल पे आ गया पाकिस्तान तो फिर क्या बनेगा? कुछ नहीं, देखते हैं, कोई दूर तो नहीं है ना। अब सितंबर से उन्होंने कहा कि आगे जाके कभी किसी वक्त वो ऐलान करेंगे। देखिए उनका ऐलान की नौयत क्या होती है और उस पर लोगों का रद्द-ए-अमल क्या होता है। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि वो बहुत अहमियत अख्तियार कर गए हैं पाकिस्तान में, तो उसकी अहमियत का अंदाज़ा भी हमें हो जाएगा और उनकी जो ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाएगी, उनके दोस्तों को, साथियों की भी। और देखेंगे इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। अच्छा इफ्तिखार भाई, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको, या मतलब आपका क्या तजिया इस हवाले से कि कहाँ से, वेयर दिस कॉन्फिडेंस इज कमिंग इन इमरान खान?
There are the people within the ranks of the establishment who are supporting him. अच्छा, I thought कि it's the people in front of his jalsas, वो जो इतनी दुनिया आवाम No होती है। people. Yeah, don't please. Don't make. We should not be discussing things which are not very solid. The Okay. people, 20,000 people and 30,000 people in a jalsa does not give that Strength. much ताकत। power to someone to सही। declare a lockdown or a shutdown call from Karachi to Khyber. अच्छा, so मतलब वो जो मतलब वहीं से कॉन्फिडेंस ले रहे Why हैं। say you have seen it? Yeah, this is not it's not a secret thing now. Their families were on the road. सही। They were there with the families. हम्म। They have been demanding it. It was all over the world, wherever they were. It is nothing new. There is a segment who is supporting him, and not bad. That is very good कि वो आगे हैं सामने। पहले तो छुप के होता था ना कि भाई सिविलियन बड़े ब्लडी होते हैं और हम जो वहाँ से आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई कि they are in politics, their families are in politics, they were publicly demanding, they were publicly making speeches, and they have a right to do it. और मैं उनके राइट का एहतराम करता हूँ। बिल्कुल। लेकिन अब देखना तो ये है कि कराची से खैबर तक जब क्लोज हो जाएगा सब कुछ तो पाकिस्तान में कितना सियासी इस्तेकाम आता है। क्योंकि आपके पिछले सवाल में मैंने कहा कि इलेक्शन तो बहरहाल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस करना है। सही, और वो यकीनन वही वो कह चुके हैं 12 मरतबा के। मुझे नहीं पता वो क्या कह चुके हैं। मैं उनको डिफेंड कर रहा हूँ, ना मैं उनका केस प्लेट कर रहा हूँ। मैं तो एक चीज जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है वो है रोल कि भी कैसे होगा। सही। इलेक्शन विल बी कॉल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, ABCD। सही। नसीम सिद्दीकी भाई, देखिए प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार तो है आईन और कानून के मुताबिक, लेकिन वो 2 सीटों पे खड़े हुए हैं। कल को सदर मुमलिकत उनको कहते हैं आप एतमाद का वोट लें, और वो एतमाद का वोट नहीं ले सकते। जिस तरह इत्यादी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, MQM नाराज़ है, बाकी लोग भी नाराज़ हैं। हाँ, अगर तो वो कह देते हैं और ये एतमाद का वोट नहीं ले सकते तो इलेक्शन तो इनको कराने पड़ेंगे। और मुझे नहीं लगता कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो फैसले करें। एक तो उनको लंदन से इंस्ट्रक्शन आती हैं, अगर लंदन से इंस्ट्रक्शन आ गई कि भाई असेंबलियाँ तोड़ दो, इलेक्शन में जाओ, तो शहबाज शरीफ साहब की मर्जी नहीं चलेगी। वो तो अभी जो उन्होंने मुलाकात हुई उसमें तो आ गया मना कर दिया। दूसरे अगर कोई कौमी असेंबली में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि टूटने वाली हो जाती है तो इनको कराने पड़ेंगे इलेक्शन। दूसरी बात ये, आपने कॉन्फिडेंस की बात की, मेरे ख्याल से इमरान खान साहब की कामयाबी का राज ये है कि वो अपने अंदर कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा है, वो बहादुर हैं, निडर हैं। इसकी मिसाल आपको मैं देता हूँ कि जब वो क्रिकेट का दौर था और वेस्ट इंडीज़ को काली आंधी बोलते थे, इंडिया को इंडिया में हराना एक ख्वाब होता था, उन्होंने आके कहा कि मैं इंडिया को इंडिया में हराऊंगा, वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में हराऊंगा, और उन्होंने हराया। तो ये उनका कॉन्फिडेंस था। जिस तरह की भी टीम आप देखेंगे, जो पहले इनिशियली टीम होती थी, बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स थे, मुश्ताक मोहम्मद थे। कॉन्फिडेंस कहाँ पे शटर हुआ कि जी सितंबर में ही लॉन्ग मार्च की कॉल होगी, मुल्क गिर एहतजाज की कॉल होगी, अब फिर कॉन्फिडेंस कहाँ पे गया कि कारकुनों को देखूंगा मैं तैयार। इसमें मतलब एक दफा नहीं, बहुत दफा हमने देखा है। देखिए बात यह है जमीर भाई कि आपको जब पॉलिटिक्स में होते हैं आपको प्रेशर ऑन रखना पड़ता है। इमरान खान साहब ने 2014 में बहुत बड़ा धरना दिया पाकिस्तान की सियासी तारीख में, लेकिन इलेक्शन 2018 में जाके हुए। आप प्रेशर बिल्डअप करते गए, जब इलेक्शन हुए आप उसमें जीत के बाहर आ गए। अभी जिस तरह कहा जाता है कि उनको एस्टेब्लिशमेंट से कुछ सपोर्ट मिल रही है, वो इमरान खान साहब की ज़ात की वजह से मिल रही है कि वो इतने निडर हैं, वो नहीं किसी चीज़ से बाज आ रहे, नहीं घबरा रहे। वो अदालत में पेश होने से पहले ये नहीं कहते। एस्टैब्लिशमेंट तो वाज़े तौर पर कह चुकी है कि जी सॉरी, हमें पॉलिटिक्स में ना घसीटा जाए, ना हमारा लेना ना देना। लेकिन बाबर इफ्तिखार साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। लेकिन देखिए बात सुनिए, चलो मैं स्पेशली उस इदारे की बात नहीं कर रहा, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व होती है, दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं इन चीज़ों के अंदर। आप कितना भी कहते रहें कि हम नहीं हैं, आप नहीं होंगे, लेकिन कोई और तो होगा ना उसमें। आपके विंग्स बने हुए ना, जो मीडिया को भी देखते हैं, जो पॉलिटिक्स को भी देखते हैं, या तो उनको फिर सबको खत्म कर दे। तो बात यह है कि इमरान खान साहब ये बहाना नहीं करते कि मेरी कमर में दर्द है, मैं आज अदालत नहीं पेश हो सकता। वो बहादुरी के साथ तमाम चीज़ों को फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से पब्लिक इस वक्त पागल है उनके पीछे। और आप देखें कि उनकी मकबूलियत का ग्राफ ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है। चलें, बिल्कुल कभी कभार लेकिन बहादुरी नुकसान भी दे जाती है, हर वक्त नहीं बहा चाहिए। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का नाज़रीन, इस पर मजीद भी बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। लियाकत शहवानी साहब, मुझे ये बताएं कि चलें अब उन बातों को छोड़ते हैं, मुझे एक बात बताएं कि इमरान खान साहब ने भी बड़ी काबीना रखी हुई थी, कुछ 56 लोग थे, 72 की काबीना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं देख रहा था आज दरख्वास्त दायर कर दी गई है और आइन के आर्टिकल की खिलाफ वर्जी भी है। फिर इतने शाह खर्चियाँ हो रही हैं, इतने पैसे खर्च हो रहे हैं। आपके सूबे में कुछ खर्चा हो रहा है सैलाब ज़दगान के लिए? सैलाब ज़दगान के तो बहुत बुरे हालात हैं। आपने सिंध का जिक्र किया, बलूचिस्तान के हालात सिंध से बहुत अबतर हैं। उसकी वजह यह है कि आम तौर पे भी बलूचिस्तान जो है सबसे ज़्यादा बैकवर्ड, सबसे ज़्यादा मुश्किलात का शिकार इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी आधा पाकिस्तान है। आम हालात में भी पहाड़ों तक, माउंटेन्स तक, दूर दराज लोगों तक आप एक्सेस नहीं कर सकते। इस सैलाब में अभी हमें 10% भी जो असेसमेंट है नुकसानात का, उससे ज़्यादा नहीं पता चला। 300 लोग बताते हैं कि हम वाकई हुए हैं, लेकिन ये तो वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, वो जो लोगों को बहा कर ले गए हैं, जो पहाड़ों में नुकसानात हुए हैं, जो देहातों में, दूर दराज एरियाज़ में, मेरे ख्याल ये हज़ारों में होंगे। तो इतने बुरे हालात है। ऐसे हालात पैसे नहीं है ना हमारे पास। जो पैसे वो तो ठीक खर्च हो ना। अच्छा, कुछ ना कुछ तो लोगों को रिलीफ मिले, कुछ ना कुछ रेमेडी मिले। नहीं तो हमने 72 की काबीना बनाई है, पैनाडोल का हमने दौरे करते मैं हैं। उस पे आता हूँ। पैनाडोल का टैबलेट जो है बलूचिस्तान के आम गरीब के लिए हर मर्ज की दवा है। सर में दर्द हो, बुखार हो, पेन हो, डिक्लोफेनिक का वो अफोर्ड नहीं कर सकते, पैनाडोल ही उनका आसरा होता है। और कोविड वो के भी बाद नहीं मिल तो रहा। पैनाडोल ही सर्वाइवल की थी। सर्वाइवल गरीब के लिए हर मर्ज की दवा एक पैनाडोल है। इस वजह से कि सस्ता तरीन टैबलेट है वो आज नहीं मिल रहा। तो ऐसी सूरत में पूरे मुल्क को, वफाक को, सबको तवज्जो देनी चाहिए। रही बात शाह खर्चियों की, 1.25 अरब की आबादी है चाइना की। कितना बड़ा कैबिनेट है उसका? इंडिया का कितना बड़ा कैबिनेट है? यूरोप में जाए, 18th अमेंडमेंट हुआ किस लिए था? उसमें यह शिक है कि उसको महदूद कर दिया गया कि ओवरऑल पार्लियामेंट का 11% उसका आप कैबिनेट होगा। 49 लोग आप कैबिनेट में ले सकते हैं, उससे ज्यादा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन चूंकि इसमें ऐसे पीएम्स जो है 27 जो लिए हैं वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। कैबिनेट का हिस्सा है वो, लेकिन पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, वो ले रहे हैं, गाड़ी, ड्राइवर, उसके अलावा इन्फ्लुएंस करेंगे, सिस्टम को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो ये बिल्कुल शाह खर्चियों ही में आता है। इससे आपको नुकसान होगा। जो सादगी है, जो आपकी जरूरत है, जो लोगों की खिदमत है, उस पे तवज्जो देने के लिए मैं समझता हूं कि 20 कमिटेड लोग आपको काफी हैं। 20 कमिटेड लोग काफी हैं। इफ्तिखार भाई, क्विकली कोई पैनाडोल सजेस्ट करते हैं हुकूमत के लिए या इसी तरह चलते रहने चाहिए शाह खर्चियां? नहीं, जहाँ तक तो बलूचिस्तान के हवाले से जो बात की जा रही है ये बहुत अहम है, इम्पोर्टेंट है। सही। ये पैनाडोल का इशू सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं है, ये सिंध के लोगों को भी नहीं मिल रही और पंजाब में भी नहीं मिल रही। सही। और ये जो माफिया की जंग लड़ते रहे हैं साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब 4.25 साल, उन्होंने इस माफिया को बहुत कंट्रोल किया, जिसके नज़दीक की वजह से ये जो मेडिसिन का माफिया था ये तो तकरीबन ख़त्म ही हो गया था, जो बेचारे सड़कों पे आ गए थे। तो बाकी जहाँ तक रही काबीना में इजाफे की, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर वायलेशन हो रही है तो आई अपोज इट। अगर रूल्स एंड बिजनेस में रूल के में कोई इजाज़त है, उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं, तो देयर आई कांट से एनीथिंग, बट इफ दे आर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन आई अपोज इट। लेकिन इफ्तिखार भाई, इन हालात में जब आप पैसे मांगते फिर रहे हो, दुनिया से मदद के लिए देख रहे हो, फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त, ये बातें करने वाली होती हैं। मैं इस बहस में उलझता नहीं कभी भी कि जिनको ये कारें मिली हैं इनका क्या खर्चा होगा। यार ये खर्चा तो फिर बात कहीं से और निकल जाएगी, कहीं और चल जाएगी, छोड़ दें। मैंने कहा ना कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है आई अपोज इट। सही। और अगर ये रूल्स ऑफ बिजनेस में इसकी इजाजत है देन दे कैन डू इट। कितने पैसे खर्च होते हैं, कितने पैसे यहाँ पे तो बेचारे इसके ऊपर भी इल्जाम लग गया परवेज रई पर कि इसने जो बजट पेश किया अपना खाने का, उसमें तीतर और बटेर हैं। पता नहीं बेचारा तीतर और बटेर खाता भी है नहीं खाता है। ये बहसें इररेलेवेंट हैं, इससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। वैसे इफ्तिखार भाई, बिल्कुल इफ्तिखार भाई, क्विकली एक छोटी सी बात बता दें। एनएचए का एक सर्कुलर जारी हुआ पार्लियामेंटेरियंस को, जो है फ्री टोल इस्लामाबाद मोटरवे। आई स्ट्रांगली अपोज इट। वैसे सादिक संजरानी साहब ने आज आई स्ट्रांगली अपोज इट ऑन 2 पॉइंट। सर, पहले उन्होंने पैसे हमारे बढ़ाए जी, जो मोटरवे का हाल है, बदतरीन मोटरवे का हाल हो गया, बिल्कुल वो 3rd क्लास हो गई है। और अगर ये मोटरवे इसी तरीके से रही, लाहौर टू ये अपना मैंने इस्लामाबाद का सफर किया है, अगर ये ऐसी रही
तो साल सवा साल के बाद इस काबिल भी नहीं रहेगी कि इसको मोटरवे कहा जा सके। आई एम वेरी सॉरी टू से, नहीं, वेरी राइट। बहुत शर्मनाक रवैया है इस महकमे का। इतना पैसा कलेक्ट किया गया है और इतना पैसा कलेक्ट कर रहे हैं और इसको बिल्कुल लुक आफ्टर नहीं कर रहे, और इनको कोई रियायत मैनेज एमपीएस को नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि इनको डबल पैसे देने चाहिए। इनको डबल पैसे देने चाहिए। वेरी राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नसीम सिद्दीकी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हो गई है, 72 का जिक्र किया है, लियाकत साहब हमें करेक्ट कर रहे हैं कि 49 की है काबीना कैबिनेट, तो वो अभी एक्सीड नहीं की। लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि खर्चे, शाह खर्चियाँ, लंदन जाना है। अब मुझे नहीं मालूम कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, जिन होटलों में इतने महंगे महंगे होटलों में ठहर रहे हैं। आप तो लंदन भी जानते हैं, अमेरिका भी, न्यूयॉर्क भी आपने देखा हुआ है। ज़मीर भाई, जहर कितने का आता है? कभी इत्तेफाक हुआ? नहीं, अभी तक नौबत नहीं आई। अल्लाह रहम ही करे। अंदाजन 1000, 2000, 5000 में आ जाता होगा, पता नहीं सर। बहरहाल जहर खाने के पैसे नहीं हैं। लेकिन अमेरिका जाने के, मुझे बताएं कि ये दौरे भी आप वर्चुअल ये दौरे करते हैं, आप ये जो फ़ोटो सेशन इस वक्त हो रहे हैं, हर किसी के साथ तस्वीर बना के शायद फेसबुक पे लगानी हो, इनका क्या फ़ायदा है? फ़ायदा तब होगा, पाकिस्तान का सिर्फ एक इस वक्त एक मसला है, पाकिस्तान की मईशत। 3-4 करोड़ लोग पानी में डूबे हुए हैं और बाकी 19-20 करोड़ महंगाई में डूबे हुए हैं। पूरा पाकिस्तान डूबा हुआ है। आप कभी बाहर निकल के जाके लोगों के इंटरव्यू करें तो वो लड़ने को दौड़ते हैं। जिस तरह उनके बिल आ रहे हैं, जिस तरह उनके दूसरे मसाइल हैं, लोग मतलब पागल हुए हैं। अभी जिस तरह इफ्तिखार भाई ने बात की मोटरवे की, यार मैं वीकेंड पे लाहौर चला जाता था घर, इस दफ़ा मैं अपनी गाड़ी पे गया हूँ, मैंने तौबा कर ली। आने जाने में इतना पेट्रोल और ये चार्जेस लगे कि मैंने कहा यार मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो ये मुल्क का हाल है और आप दौरे पे दौरा कर रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी, लियाकत शेहवानी और इफ्तिखार अहमद साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।